एक ऐसी सल्तनत की कहानी जिसने 300 सालों से भी ज्यादा भारतीय उपमहाद्वीप की तकदीर को अपने हाथों से लिखा। ये दास्तान है मुगल साम्राज्य की। एक ऐसी हुकूमत जिसने यहाँ की सियासत, समाज और कला पर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी हमारे चारों तरफ जिंदा है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि मध्य एशिया का एक योद्धा, दिल्ली का एक आलीशान दरबार और मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी ताजमहल, आखिर ये सब एक ही कहानी के हिस्से कैसे हो सकते हैं? तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी के धागों को एक एक करके जोड़ते हैं। तो इस सफर में हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि साम्राज्य की नींव कैसे रखी गई। फिर देखेंगे कि ताज ने कैसे उतार चढ़ाव देखे। उसके बाद हम अकबर के सुनहरे दौर की बात करेंगे। फिर जहांगीर और शाहजहां की शान और शौकत देखेंगे। औरंगजेब के समय की दरारों को समझेंगे और आखिर में इस महान साम्राज्य के पतन और उसकी विरासत पर नजर डालेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये कहानी पता है कहां से शुरू होती है? भारत से नहीं, बल्कि मध्य एशिया की धूल भरी जमीन से। यहां एक शहजादा था जिसकी रगों में दुनिया के 2 सबसे बड़े विजेताओं चंगेज खान और तैमूर का खून दौड़ता था। उसका नाम था बाबर। और अपनी छोटी सी रियासत खोने के बाद उसकी आंखों में एक ही सपना था, हिंदुस्तान को फतह करना। पर बाबर का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। छोटी सी उम्र में ही उसे अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा। वो एक ऐसा बादशाह था जिसके पास कोई सल्तनत नहीं थी, लेकिन 1504 में काबुल पर कब्जा करना उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। यहीं से उसने हिंदुस्तान की बेपनाह दौलत और ताकत की तरफ अपनी नजरें गड़ा दी थीं। अब जरा पानीपत के मैदान का मंजर सोचिए। एक तरफ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी की 1 लाख से ज्यादा सैनिकों और जंगी हाथियों की विशाल फौज, और दूसरी तरफ कौन? बाबर और उसके गिने चुने बस कोई 12,000 सिपाही। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे देखकर कोई भी कहता कि इसे जीतना तो नामुमकिन है। तो फिर ये करिश्मा हुआ कैसे? जवाब था ताकत नहीं, दिमाग। बाबर ने तुलगुमा नाम की एक ऐसी मिलिट्री टैक्टिक का इस्तेमाल किया जिससे उसकी छोटी सी सेना ने लोदी की विशाल फौज को किनारों से घेर लिया। और उसका असली तुरुप का इक्का थीं तोपें, जिनकी जबरदस्त गड़गड़ाहट और आग ने ऐसा कहर मचाया कि लोदी के अपने ही हाथी बिदक कर अपनी ही फौज को कुचलने लगे। तो बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल परचम तो लहरा दिया, लेकिन इससे पहले कि वो इस नई सल्तनत को मजबूत कर पाता, उसकी मौत हो गई। अब ये सारी जिम्मेदारी आ गई उसके बेटे हुमायूं के कंधों पर। और उसे विरासत में एक ऐसा ताज मिला था जो जितना चमकदार था उतना ही कांटों से भरा भी था। हुमायूं की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। सोचिए, तख्त छिन जाता है, बादशाह को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, और फिर पूरे 15 साल बाद वो एक जबरदस्त वापसी करता है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दिल्ली का तख्त दोबारा हासिल करने के कुछ ही महीनों बाद वो अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। हुमायूं की अचानक मौत के बाद मुगल सल्तनत फिर से बिखरने की कगार पर थी, और ऐसे नाजुक वक्त में तख्त पर बैठाया गया एक 13 साल के लड़के को। नाम था अकबर। उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यही लड़का इस साम्राज्य को ना सिर्फ बचाएगा बल्कि इतना विशाल और मजबूत बना देगा कि इतिहास उसे अकबर महान के नाम से याद रखेगा। अकबर एक बात बहुत अच्छी तरह समझ गया था कि हिंदुस्तान को सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं बल्कि दिल से जीता जा सकता है। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां हर अफसर सीधे बादशाह के प्रति वफादार था। किसानों के लिए टैक्स का सिस्टम आसान बनाया, राजपूतों जैसे दुश्मनों को शादी और सम्मान के जरिए दोस्त बना लिया, और सुलह कुल यानी सबके साथ शांति की नीति अपनाकर सभी धर्मों का सम्मान किया। अकबर ने जो मजबूत नींव तैयार की थी, उसके बाद के मुगल बादशाहों ने उस पर शानो शौकत और वैभव की एक ऐसी शानदार इमारत खड़ी की जिसकी चमक आज भी दुनिया देखती है। अब जोर लड़ाइयों पर कम था और कला और आर्किटेक्चर पर ज्यादा। और जब बात इस शानो शौकत की आती है तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, शाहजहां। उसके दौर में मानो इमारतों ने अपना लिबास ही बदल लिया हो। लाल पत्थर की जगह ले ली थी दूधिया सफेद संगमरमर ने, और वास्तुकला एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई जिसे आज तक कोई छू नहीं पाया है। इसे ही संगमरमर का युग कहते हैं। और इस युग की सबसे बड़ी पहचान क्या है? ताजमहल। लेकिन ये सिर्फ एक बेगम के लिए बादशाह की मोहब्बत की निशानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये मुगल ताकत, उनकी दौलत और उनके परफेक्शन का पूरी दुनिया के लिए एक स्टेटमेंट था। एक ऐसी इमारत
जो प्यार और शाही सत्ता दोनों का प्रतीक बन गई। कहानी में अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। एक ऐसा वक्त जब मुगल साम्राज्य अपने सबसे ऊंचे शिखर पर था और साथ ही अपनी बर्बादी के सबसे करीब भी। ये दौर था औरंगजेब का, वो बादशाह जिसने सल्तनत को उसके सबसे बड़े आकार तक फैलाया, लेकिन शायद अनजाने में ही उसकी जड़ों को खोखला भी कर दिया। औरंगजेब और उसके परदादा अकबर की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। देखिए, जहां अकबर ने सबको जोड़ने की नीति अपनाई, औरंगजेब ने सख्त इस्लामी कानूनों पर जोर दिया। जहां अकबर ने जजिया जैसा टैक्स हटा दिया था, औरंगजेब ने उसे फिर से लगा दिया। उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, सल्तनत को और फैलाओ, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। और इस विस्तार की कीमत बहुत भारी पड़ी। औरंगजेब ने लगभग 50 साल राज किया और उसका ये पूरा वक्त लड़ाइयों में ही बीत गया, खास तौर पर दक्षिण भारत में। इसका नतीजा, शाही खजाना खाली होने लगा और सल्तनत के कोने कोने से बगावत की आग भड़क उठी। मतलब नक्शे पर मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा दिख रहा था, पर अंदर से वो खोखला हो रहा था। और फिर 1707 में औरंगजेब की मौत हुई और बस उसके मरते ही ये विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों के महल की तरह ढहने लगा। दिल्ली की हुकूमत कमजोर पड़ गई और दूर दराज के गवर्नर खुद मुख्तार हो गए। सल्तनत तो खत्म हो गई, लेकिन मुगलों ने जो एक तहजीब बनाई थी वो आज भी जिंदा है। हालात ये हो गए थे कि औरंगजेब के बाद के मुगल बादशाह सिर्फ नाम के बादशाह बनकर रह गए। उनकी हुकूमत दिल्ली के लाल किले से बाहर चलती ही नहीं थी। बंगाल, अवध जैसे अमीर सूबे आज़ाद हो गए और मराठों और सिखों जैसी नई ताकतें उभरकर सामने आ गईं। और फिर कहानी का आखिरी पन्ना लिखा गया साल 1857 में। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया और देश निकाला देकर रंगून भेज दिया। और इसी के साथ 300 साल से भी ज्यादा पुरानी इस सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। लेकिन क्या कहानी सच में यहां खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। सल्तनतें तो चली गईं, लेकिन मुगल आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। जब हम ताजमहल को देखकर वाह कहते हैं, जब हम उर्दू की मीठी जबान सुनते हैं या जब हम लजीज बिरयानी खाते हैं, तो हम उसी विरासत को जी रहे होते हैं। उन्होंने एक ऐसी मिलीजुली संस्कृति बनाई जो आज हमारी पहचान का एक अटूट हिस्सा है। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। राजवंश आते हैं, चले जाते हैं, सल्तनतें बनती हैं, मिट जाती हैं, लेकिन उनकी बनाई हुई संस्कृति, उनकी तहजीब, वो कैसे जिंदा रह जाती है? मुगल साम्राज्य आज भले ही इतिहास की किताबों में हो, पर उसका असर हमारे आज में, हमारी जिंदगी में सांस ले रहा है। क्योंकि इतिहास सिर्फ बादशाहों और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये उस विरासत की कहानी है जो वक्त को भी मात दे देती है।